हेलो, मेरा नाम प्रवीण है। मेरा परिचय यही है कि मैंने अपना कार्यक्षेत्र शहरों से हटा करके गाँवों की तरफ कर लिया है। कॉलेज छोड़ने के करीब 20 साल तक, 18 साल तक मैं शहरों में रहा और मैंने कोचिंग चलाई, आईआईटी जेईई की और खूब सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए। मैंने खूब सारा पैसा भी कमाया, खूब सारा पैसा गंवाया भी। और लेकिन एक प्रश्न मेरे दिमाग में गूंजता रहता था कि आखिर ये जो शहर हैं, ये तो सिर्फ सेवाएं दे रहे हैं। प्रोडक्शन तो सारा अनाज, सारी सब्जियां, सारा चीज़ तो गांव से आ रहा है। तो चूँकि मेरी जड़ें गांव में रही हैं, तो गांव में मेरे बाबा, उन्हें मैंने देखा है काम करते हुए। उनकी मुश्किलों से मैं दो चार हुआ हूँ, क्या उनकी तकलीफ़ें थी ये मैंने देखी हैं। मेरे पिताजी, मेरे नाना जी, सारे लोग। तो उस पूरे गांव में एक समाज जो था, एक समूह जो था, उसके बीच हम लोग बड़े हुए। आप ये कह सकते हैं कि सैकड़ों लोगों के आशीर्वाद में हम लोग बड़े हुए। और मुश्किलें भी थीं गाँव की, अपनी तकलीफ़ें भी थीं, वो बहुत बाद में पता चली। लेकिन धीरे धीरे गांव किस तरह बदले हैं और मोबाइल आने से, इंटरनेट आने से गांव कैसे बदले हैं और गाँव में लोगों का नज़रिया किस तरह से बदला है, लोगों के संबंध किस तरह बदले हैं, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। मुझे थोड़ा तकलीफ़ लगती थी शहर में काम करने में। मैं कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं करता था, क्योंकि शहर में मुश्किल यह है कि आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए एक डॉक्टर बना हुआ है, आपके झगड़े के मसलों की रक्षा करने के लिए एक वकील बना हुआ है, और आपके पैसे की रक्षा या उसको बर्बाद करने के लिए एक सीए बना हुआ है। तो शहर में एक चीज़ बनी हुई है, समाज नहीं है, आपने हायर कर लिया, आपने डॉक्टर को हायर कर लिया, आपने वकील को हायर कर लिया, आपने सीए को हायर कर लिया, आपने बच्चे की शिक्षा के लिए स्कूल को हायर कर लिया। तो मुझे बहुत असुरक्षित महसूस होता था उस शहर में कि ये, आपको मैं बताऊं कि अंत तक मुझे ये लगने लगा कि सारे आदमी सिर्फ मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं। वकील हो या सीए हो या डॉक्टर हो या स्कूल का टीचर हो, उनके लिए मेन चीज़ मुनाफा है। शहर में समाज था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाज़ार खड़े थे, चारों तरफ बाज़ार खड़े थे। और मैंने तो आप सब ने, हम सब ने वो मॉल की पद्धति आते हुए देखी है, कैसे छोटी छोटी दुकानें नष्ट होती चली गई, एक मॉल की संस्कृति पैदा हुई। गांव के लोग अपने पैसों को ले जाकर के मॉल में कैसे बर्बाद करते हैं, और उन गांव के लोगों के इर्द गिर्द एक बाज़ार खड़ा किया गया। वो शहर तक की जो पगडंडी थी वो पक्की होती चली गई, और वहाँ से शहर के सारे माल अंदर जाने लगे, सारी सुविधाएं अंदर जाने लगी, संबंधों में बड़ी खटास आने लगी। पहले एक बड़ा समुदाय, बड़ा परिवार दिख जाता था, लेकिन अब बड़ा परिवार एक सपना हो गया है। परिवार में आपस में ही कंपटीशन है, भाई भाई के बीच इतनी समस्याएं हैं और बहुत सारे तनाव हैं। तो इधर मैंने शहरों को तो नमस्कार किया और गांव की ओर रुख किया कि गांव में क्या कर सकते हैं जिससे कि बेहतर ज़िंदगी बन सके। और सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि गांव में जो पहले भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इतनी ख़राब नहीं थी। ठीक है, जैसे तकनीक ने जो नई चीज़ें आईं, फ़ोन आया, नई स्वास्थ्य सुविधाएं आईं, दवाइयाँ आईं, और बहुत सारी चीज़ें, इंटरनेट की पहुंच हुई, लोगों अपने अधिकार के प्रति सचेत हुए, लोगों तक सूचनाएं जल्दी पहुंच जाती हैं। तमाम चीज़ें तो अच्छी हुई ज़रूर है, लेकिन कुछ ना कुछ ख़राब भी हुआ है। वो मुझे उस पर बात करनी है कि कोई चीज़ ख़राब कैसे हुई, कैसे शहरों ने हमारे गाँवों को लूटा है। जिस तरह से आदिवासियों को लूटा जाता है, सरकार भी लूटती है, कंपनियां भी लूटती हैं और मीडिया उस पर चुप रहती है। इसी तरह गाँवों के इस लूट को सरकार चुप रहती है या उसे वो विकास कहती है। तो मैं इन चीज़ों पे बात करना चाहूँगा कि गांव किस तरह बदले, उन्हें किस तरह बर्बाद किया जा रहा है, और गांव जो है कितने खूबसूरत हो सकते थे, गांव की अपनी समस्याएं पहले से क्या रही हैं, जिनका शोषण हुआ है। तो बहुत सारी बातें मन में है जिन पे करना है काम। बारी बारी से मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा। तो आज का वीडियो जो है ना, मैं लूँगा इस चीज़ पे कि गांव की एक रूपरेखा जो बनी, अभी की स्थितियां हैं वो ऐसी क्यों हैं। मैं देखता हूं कि शहर में कुछ समूह होता है लोगों का जो ज़मीन के खरीद फरोख्त की बिज़नेस करते हैं, जिसे वो रियल इस्टेट बोलते हैं। तो रियल इस्टेट के लोगों का अपना एक यूनियन होता है, वो लोग ज़मीनों की खरीद फरोख्त करते हैं।
और शहर के आउटस्कर्ट में बिखरे हुए जिनकी ज़मीनें होती हैं, जो हर गांव में 20 दलाल होते हैं जो कि ज़मीनों को बेचने के लिए, उन लोगों के जो शहर के बड़े लोग होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ खास तरह के टाइटल्स हैं जो पूरे भारत पे जिनका हर शहर में राज है, तो वो लोग उनके पास, उनके दरबार में ये दलाल जाते हैं और बताते हैं कि मेरे गांव की ये ज़मीन बिकने वाली है, फलां के बेटी की शादी है, फलां का बेटा बीमार है, या पढ़ाई में खर्चा करना है, या मकान बनवाना है। तो ज़मीनों को लोग बेचते हैं 4 ही मकसद से, या तो मकान बनाने के लिए, या बेटी की शादी या बेटे की शादी के लिए, या फिर किसी बीमारी में, या फिर पढ़ाई में। और ये चारों चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं या हमने कर ली हैं, तो ज़मीनें जो शहर में ख़रीदते हैं उनका एक झुंड है, उनका एक ग्रुप है, एक यूनियन है, दलालों का एक पूरा नेटवर्क है। लेकिन गांव के जो लोग जो ज़मीनें बेचते हैं उनका कोई संगठन नहीं है, उनका कोई नेटवर्क नहीं है। वो अपनी मजबूरी में, छुट्टा पशु घूम रहे हैं तो वो अपनी ज़मीनें बेच देते हैं कि सब्जियां हो नहीं रही हैं, मैं रात भर मर रहा हूं और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं जाड़े की रातों में मरता हूं, मैं गर्मी के धूप में मरता हूं, ये नीलगाय, ये सारे छुट्टे जानवर ये खा जाते हैं मेरी सब्जियों को, मेरी फसलों को। तो फिर रखने से फ़ायदा क्या है? फिर तब तक शहर से ये लोग जाते हैं और ये लोग फिर सपना दिखाते हैं कि भाई तुम बिना मतलब यहाँ पड़े हुए हो, तुम अपनी ये ज़मीन बेचो और शहर में जा कर के एक फ्लैट खरीदो, घर खरीदो, आराम से बच्चे तुम्हारे वहाँ पढ़ेंगे। इस झांसे में वो किसान आ जाता है और वो बेच देता है। यही सबसे बड़ी चूक होती है। वो जो है ना, वो मजदूर हो जाता है, अब किसान से मजदूर हो जाता है। अब उसे रोज़ रोज़ शाम को पेट भरने के लिए मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। वो लेबर चौराहे पे जाता है, वो कहीं काम खोजता है, काम मिलता नहीं है, मिलता है तो शोषण होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहला जो चीज़ मुझे ख़राब लगती है कि शहर में ये बैठे हुए लोग जो रियल इस्टेट कहलाते हैं, रियल इस्टेट के कारोबारी कहलाते हैं, इनके पास एक संगठन है, इनके पास दलालों का नेटवर्क है, उनके पास ये नेताओं का पैसा भी लगता है और काला धन जो बाहुबलियों का होता है ये लेकर के ये लोग गाँव में पैसा लगाते हैं और अपना फार्म हाउस बनाते हैं और ये चीज़ें करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गांव में एक अकेला छूट गया किसान है, मैं उस गांव में यही अपील करता हूं, पहली बात तो कि कोई दलाल दिखे ज़मीन का तो उसे गांव से तुरंत विदा किया जाए, उसे तुरंत उससे बातचीत न किया जाए, उसे हैरेस किया जाए, उसे बोला जाए कि भाई तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। दूसरी बात, जिसे भी ज़मीन खरीदनी हो, किसान चूँकि बिखरे हुए हैं आपस में, गांव में बहुत सारी समस्या है, जातियों की समस्या है, धर्मों की समस्या है, फिर उनके पुराने वैमनस्य हैं, इस वजह से एकजुटता नहीं आ पाती है और वो सही रेट पे नहीं बेच पाते हैं, या फिर बेचने की सोचते क्यों हैं वो। यदि किसान की थोड़ी बहुत मुश्किल है तो 10, 20, 50 लोग मिल करके वो मुश्किलें दूर कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कई बार निरर्थक ही ज़मीनें बेच दी जाती हैं, एक वो फंटेसाइज करते हैं, एक रोमांस में जीते हैं कि ऐसा होगा, ज़मीन खरीद लूँगा तो इतना पैसा होगा और ऐसा करूँगा, वो सारा रोमांस जो है वो उनका नष्ट हो जाता है। वास्तव में किसान जो है ना, वो ज़मीन को सुरक्षित रखना जानता है, वो पैसे को सुरक्षित रखना नहीं जानता है। यही हाल सरकार ने किया है नोएडा में, गाज़ियाबाद में और गुड़गांव में, सोनीपत में, सारी जगहों पे सरकार ने जो जो हाईवे बनवाए हैं, जहाँ जहाँ भी उन्होंने किसानों को खूब पैसे दिए हैं और किसानों ने पैसे साल भर के अंदर गंवा दिए हैं। सरकार के पास कोई नीति नहीं है कि जिस आदमी को पैसा संभालने नहीं आता उसे वो पैसा दे रहे हैं और वो आदमी बड़ा सा घर बनाता है, बड़ी सी गाड़ी खरीदता है, शादी करता है और फिर गाड़ी में भराने के लिए पेट्रोल भी नहीं है। तो ये प्रथा जो है ना, जो रियल इस्टेट के लोग हैं, जो कॉलोनाइजर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, इनके लिए ये किसान जो है वो आहार हैं। अभी मैं लखनऊ घूम के आया तो लखनऊ में मैंने देखा कि बहुत बड़ा सा वो जो वृंदावन अपार्टमेंट है उसके बगल में वो अपार्टमेंट है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो बड़े किसी बिल्डर का है, खूब बड़ा सा 6400 या 6400 एकड़ में है वो। BHU तो 1600 एकड़ में है, वो 6400 एकड़ में है। उतना एकड़ ज़मीनें इन्होंने पूरी गांव के गांव खरीद लिए हैं। तो शहर जो है ना, ये गांव को कैसे दबोच ले रहे हैं जा करके, और ये अपने साथ रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स को मिला लेते हैं, रिटायर्ड मिलिट्री मैन को मिला लेते हैं, इनके पास वकीलों की फ़ौज होती है, रिटायर्ड जजेस होते हैं, तो इनके पास सारा तामझाम होता है। ये कमज़ोर लोग नहीं होते हैं, ये लोग बहुत तगड़े लोग होते हैं, ये बिल्डर्स, ये कॉलोनाइजर्स और ये ज़मीन के दलाल और ये रियल इस्टेट के कारोबारी।
ये बैठे बैठे रहेंगे, एक साल में एक बड़ा काम करेंगे, बड़ा झपट्टा मारेंगे ज़मीनों पे, और फिर ये लंदन घूमेंगे, और ये फिर अमेरिका घूमेंगे, यूरोप घूमेंगे। और यहाँ किसान जिसने ज़मीन बेची है वो उन्हीं के द्वारा बनाई गई कॉलोनी पे अपनी ही ज़मीन पे चौकीदारी करता है। तो परवरिश फाउंडेशन की जो वैन हम लोग गांव-गांव चलाते हैं, उसमें पहला कोटेशन हमने ये लिखा है कि अपनी ज़मीन बेचना अपना बेटा बेटी बेचने जैसा है। आप बिल्कुल ना बेचें, ज़मीन तो बेचने की सोचिए ही मत। अब सोचिए किस चीज़ के लिए आप पैसा ले रहे हैं, किस चीज़ के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। बच्चे की शिक्षा के लिए। अमूमन गांव से मैं देखता हूं कि आजकल जो एडटेक कंपनीज़ हैं, चाहे वो बाइजू हो, चाहे वो फिजिक्स वाला हो, चाहे वो अनअकैडमी हो, इन्होंने जो इनका बुलबुला आया हुआ है, इनका कुल काम इतना है कि गांव के बच्चे को सपना दिखाओ कि तुम IIT JEE करो, तुम नीट करो, और बच्चों के सामने सिर्फ एक भविष्य रहता है IIT JEE और नीट का। जबकि मेरा अपना मानना है कि जिस तरीके से नीट के डॉक्टर सेलेक्ट होते हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट नहीं होते। नीट के टॉपर्स भी इवन उतने समझदार नहीं होते, क्योंकि सिर्फ रटना होता है। नीट और जेई से जो सिलेक्शन के तरीके हैं ये बहुत डिसेंट तरीके नहीं हैं। सरकार को कुछ बेहतर तरीके खोजने चाहिए, जिससे कि और पहले से क्लास 9 से 8 से हम बेहतर कुछ काम कर सकें, जिससे कि हम बेहतर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बना सकें। क्लास 8 से लेकर के अगर वो ग्रेजुएशन तक पढ़ता है तो 4 साल ये और 3 और 2 5 5 4 9 10 साल वो पढ़ेगा। अभी क्या है, 12th तक वो वही CBSE जो कूड़ा परोसती है उसी कूड़े को पढ़ता है, और कॉलेज में जाकर के फिर वो 4 साल रटता है। तो मेरा अपना अनुभव है कि बनारस में मैं ज़्यादातर डॉक्टर से मिला हूँ जिनकी कोई बौद्धिक प्रतिभा मुझे नहीं दिखी। सिर्फ वो रटे होंगे, उनके पास डिग्री होगी, लेकिन उनकी डायग्नोसिस बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। और आपका भी अनुभव कभी ऐसा रहा हो, आसपास आंख उठा के देखें तो बिल्कुल रद्दी किस्म के डॉक्टर्स हैं। ये सब नीट से आए हुए पढ़ के डॉक्टर्स हैं। तो नीट में सिलेक्शन को मैं बहुत बड़ी चीज़ नहीं मानता। वो ये ज़रूर है कि हाँ, आप अच्छा रट सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, इस चीज़ का वो प्रमाण है। इस चीज़ का प्रमाण नहीं है कि आप जीनियस हैं और आप किसी चीज़ को अच्छा डायग्नोस कर सकते हैं। इसीलिए हमें पूरे समाज को बहुत ही रद्दी किस्म के डॉक्टर मिल रहे हैं। इंजीनियरों का हाल और बुरा है। उनका हाल ऐसा है कि ऐसे कॉलेजेस हैं कि जहाँ से इंजीनियरिंग करना इतना बदतर है कि उससे अच्छा है कि आप किसी लोकल कॉलेज से BA कर लीजिए। वहाँ पे छोटी छोटी गाइड्स आ गई, उनको पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी जो रोज़गार है वो रोज़गार तो है, लेकिन रोज़गार लेने लायक लोग नहीं हैं। उनकी क्षमता ही नहीं है कि वो रोज़गार ले सकें। वो 4 साल बीटेक करके किसी तरह से डिग्री हासिल कर ले रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि वो उस योग्य ही नहीं है। एक बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में इंजीनियर्स पैदा किए जा रहे हैं, और हमारे गांव के लोग अपनी ज़मीनें बेच करके इन कॉलेजेस को दे रहे हैं जैसे उनके बच्चे बीटेक करें। अब बीटेक करके लोग सफाई कर्मी की नौकरी कर रहे हैं और लेखपाल बन रहे हैं और बेरोजगार घूम रहे हैं। इस साल IIT JEE IIT का दिल्ली और कानपुर का कैंपस भी बहुत ख़राब गया है। दूसरी चीज़, व्यक्तिगत रूप से मैं ये भी मानता हूँ कि ज़्यादातर कॉलेजेस जो भारत में है, खास करके पंजाब में, वो तो नशे के अड्डे हैं। जैसे कुछ कॉलेजेस हैं वहाँ पे, पंजाब तो खुद ही इतना आप देखते हैं कि नशे का एक बहुत बड़ा तंत्र है। वहाँ पे 10 में 5-6 युवा तो नशे के ही शिकार होते हैं। यूपी की हालतें भी बहुत अच्छी नहीं हैं। वहाँ भी कॉलेजेस में ड्रग्स और कॉलेजेस में एक बहुत चरित्र को ख़राब करने के अड्डे ही मैं मानता हूँ। ज़्यादातर 10% लोगों को फ़ायदा मिलता होगा, लेकिन 90% लोगों के लिए कॉलेजेस बहुत अच्छा उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। वो शहर और ये पूरा तंत्र उन पे हावी है, क्योंकि गांव कमज़ोर हुए हैं, हमारे रिश्ते कमज़ोर हुए हैं, हमारी समझ कमज़ोर हुई है, हमने गिरवी रखी है लोगों के ऊपर, हमने सारी बातें बाज़ार के हाथों में सौंप दी हैं। सरकार भी आखिर बाज़ार के लोग ही बनाते हैं। कुछ लोग मिल के सरकार बनाते हैं जो पूंजीपति होते हैं, और फिर वो सरकार को हम लोग जो चुनते हैं, वो सरकार उन पूंजीपतियों के हक में फैसले लेती है। तो फैसला बहुत जनता के हाथ में नहीं है। शिक्षा हम सरकारी स्कूलों में बिल्कुल चौपट किए हुए हैं। हम आखिर किसान का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ सकता था, लेकिन हमने सरकारी स्कूल में इतने बेकार व्यवस्था कर रखी है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे जाते हैं जिनके माँ बाप के पास खाने तक की क्षमता नहीं है। जिसके पास भी थोड़ी क्षमता है वो अपने बच्चों को बगल के प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है, भले वो कितना भी कबाड़ा क्यों ना हो, भले ही वहाँ रट्टू टीचर क्यों ना हो, अंग्रेजी में बात करते होंगे, टाई पहनते होंगे, लेकिन उनकी समझ बिल्कुल शून्य होगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंग्रेजी कविताएं याद करा सकते हैं या 2-4 शब्द याद करा सकते हैं। तो अंग्रेजी का जो एक बड़ा प्रभाव है और अंग्रेजी का जो एक बहुत बड़ा महिमा मंडन है, वो भी किसान के लिए और गाँव के लोगों के लिए एक समस्या का कारण है। तो हमें बाज़ार ने इस तरह से पूरा नरेशन सेट किया हुआ है कि हम
वो चीज़ करें जो हम करने को मजबूर हैं। एक शतरंज की चाल की तरह हम वो कर बैठते हैं। सरकारी स्कूल कमज़ोर हुए, बगल में प्राइवेट स्कूल खुले, हम जा कर के वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेते हैं जहां हम लूटे जाते हैं। बनारस के खूब सारे स्कूलों को मैं जानता हूं जहां बिल्कुल इनकम्पिटेंट टीचर्स हैं, और अच्छे अच्छे स्कूल जिनका बड़ा नाम है, यहाँ के टॉप स्कूल्स, उन्हें मैं जानता हूं वहाँ बिल्कुल इनकम्पिटेंट टीचर है, सिर्फ बढ़िया सोफे हैं और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, और गार्जियंस 10-10 हज़ार रुपये महीने जाकर के फीस देते हैं। तो इसको मैं शिक्षा नहीं कहता हूँ, इसको मैं लूट कहता हूँ। ये लूट का एक तंत्र है, और शिक्षा इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए, इतना महंगा होना ही नहीं चाहिए। और ये शिक्षा भी नहीं देते हैं, ये कुछ किताबें जो है साल भर रटाते रहते हैं और बच्चे की समझ नहीं पड़ती। आप अपने आसपास देख लीजिए उठा करके। क्लास 10th का 96% पाया हुआ बच्चा, काफ़ी ज़्यादा जिसके मार्क्स हैं, वो भी बाज़ार में सब्जियां खरीदने के हिसाब नहीं रख सकता है। वो सिर्फ रट लिया है चीज़ों को, और वो इस उम्मीद में जी रहा है कि लोग उसे जीनियस बोलें। तो 3 घंटे का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो मेज़रमेंट है ना, उस मेज़रमेंट से हम किसी को जीनियस नहीं बोल सकते हैं। वो हमने तो ज्ञान को रिप्रोड्यूस कर दिया, हम यहाँ से रटे और जाके एग्ज़ाम में मैंने वॉमिटिंग की और लिख दिया अच्छे से और मैं टॉपर हो गया। और मीडिया का भी यही काम है, फला मेधावी छात्र सेलेक्ट हो गया, स्कूलों में होड़ मचती है कि मेरा बच्चा इतना % पाया। गार्जियंस भी खड़े हैं कि कोई मेरे बच्चे की तारीफ़ कर दे, बच्चे भी मुंह बाए खड़े हैं कि कोई मेरी तारीफ़ कर दे। लेकिन ये शिक्षा का अंग मैं नहीं मानता, इन सब चीज़ों को मैं बाजार का अंग मानता हूँ। गांव जहां अच्छे खेल के मैदान हो सकते हैं, गांव जहां की आज की टेक्नोलॉजी के युग में जहां हम यूट्यूब से काफ़ी अच्छे शिक्षक ले आ सकते हैं, उन्हें शहरों की तरफ मुंह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन गांव पूरी तरह से शहर पर निर्भर हो गए हैं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो गांव को ख़राब किया गया, गांव के माइंड का एक नरेशन सेट किया गया कि आप इस ढंग से सोचिए, हमने सरकारी स्कूलों को ख़राब कर दिया है, बगल में लूटने के लिए प्राइवेट स्कूल बड़ा सा भीम का खड़ा कर दिया है, और वहाँ जाकर के हज़ारों बच्चे बलिदान होते हैं और खूब पैसे का कारोबार चलता है। शिक्षा कहीं आसपास दिखती नहीं है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, अगर किसी का बीपी हाई है, कोई टेंशन में है, तो डॉक्टर उसे खूब सारी दवाइयाँ देगा, उसे नींद की दवाइयाँ देगा, उसे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ देगा, शुगर का एक जाल है, किडनी का एक जाल है, पूरा एक तंत्र बैठा हुआ है बाजार में। आप देखें कि बनारस में तो 5700 हॉस्पिटल्स हैं, कहीं में पढ़ रहा था, इतने डॉक्टर्स भी नहीं होंगे, और लोगों ने इन्होंने हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं। हालतें इतनी बुरी हैं कि बेसिक जो ज़रूरतें हैं, अभी देखिए बीएचयू में एक डेथ हुई एक बच्ची की, एक महिला की, और शायद 4 MBBS के लोगों ने, जो लड़कियां थी, उन्होंने ये ऑपरेट फ़ोन पे पूछ के कर दिया और उस महिला की डेथ हो गई। तो इधर मैंने खूब सारी डेथ देखी है प्रेग्नेंट लेडीज़ की, जो कि सिर्फ गलत हाथों में जाने की वजह से जिनकी मौतें हुई हैं। तो मुझे लगता है कि हेल्थ और एजुकेशन गांव की हम लोगों ने शहर में हाथों सौंप दी है, और शहर के अंदर खूब बड़ा बाजार खड़ा हुआ है, एकदम बाजार सजा हुआ है। शिक्षा का बाजार सजा है, स्वास्थ्य का बाजार सजा है। आप आकर के लूटिए, आप अपनी ज़मीनें बेचिए और आकर के अपने बच्चे को एडमिशन कराइए, आप अपनी ज़मीनें बेचिए और अपने बच्चे को हमारे या किसी बीमार को हमारे हॉस्पिटल में भर्ती कराइए और उसकी लाश ले जाइए। ये एक बहुत आम घटना है। तीसरी चीज़ जो स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा है, शहर में जितनी बीमारियां हैं शहर की, वो सब गांव तक घुस गई हैं। कपड़े लत्ते से लेकर के, गाने से लेकर के, ये बॉलीवुड की जो बेहूदगी है, जिन्हें आप महानायक कहते हैं और नायक कहते हैं, इन्होंने पूरे शहर में, पूरे देश में इतनी गंदगी फैलाई है कि एक भी बच्चा सामान्य शांत नहीं बैठ पा रहा है। इन्होंने जो चोंचले फैलाए हैं चौपट गाने और चौपट फिल्मों के, कि इन्होंने पूरी पीढ़ी को ही खा गए हैं ये। तो बॉलीवुड के ज़्यादातर फिल्मों और फिल्मकारों से मैं नफरत करता हूँ, और ये गाँव तक घुसे पड़े हैं। और मुझे ये कहना है कि गांव में किसी का बर्थडे हुआ तो बर्थडे पे अमूमन एक गरीब आदमी भी जो 5000 रुपये महीना कमाता है, वो 20,000 रुपये महीने 20,000 रुपये खर्च करता है। डीजे बजाते हैं लोग। मैं गांव में रहता हूँ और डीजे लोग इतना बजाते हैं कि सोचो, मैं उनके पास गया कि भाई तुम डीजे बजा रहे हो, तुम फंक्शन यहाँ पे है और 3 किलोमीटर दूर तक तुम डीजे बजा रहे हो, और प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बीपी के मरीज लोग हैं, डिप्रेशन में गए हुए लोग हैं, दिन भर काम करके थकी हुई औरतें हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं। इस किसी को भी तुम चैन से सोने नहीं दोगे कि तुम्हारे जैसे आदमी की आज शादी है, तुम अपनी शादी कर रहे हो और पूरे 3 किलोमीटर के एरिया को तुमने पूरे डीजे से गंदगी फैला रखी है। तो गांव की पंचायत को इतना सशक्त होना पड़ेगा कि बोलना पड़ेगा कि ठीक है, हम जो है
डीजे नहीं बजाने देंगे, या इतने डेसिबल पे बजाने देंगे, या हम इतने बजे के बाद डेसिबल अलाउ नहीं करेंगे, ये डीजे अलाउ नहीं करेंगे, और हम इस तरह के गाने अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन पंचायत बिखरी पड़ी है, चूंकि गांव में कोई एकता नहीं है, कोई समझ नहीं है, तो शहर के जो कारोबारी हैं वो जा करके लूटते हैं, वहाँ की चीज़ें सस्ते दाम में खरीदते हैं, वहाँ की ज़मीनें सस्ते दाम में खरीदते हैं, वहाँ की ज़मीनें बीघों के दाम खरीदते हैं और स्क्वायर फीट में बेचते हैं। तो ये चीज़ है कि जो खर्च करने की क्षमता, शादी में मैं देखता हूँ मेरे यहाँ पूरा जाल फैला हुआ है, पूरे गांव में माइक्रो फाइनेंसिंग का जाल फैला हुआ है, बजाज एलियांज, बजाज का और इसका उत्कर्ष फाइनेंस का, और एक और कंपनी है बंधन बैंक। हजारों लोग इनके भीतर छोटे छोटे लोन लेकर के घुट रहे हैं। लोगों से मैं बात करता हूँ, लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोन ले लेते हैं, शादी करनी है 4 लाख रुपए लोन ले लिया और 5 साल तक मेहनत करके भर रहे हैं, ना करने पे 4-5 लोग आ जाएंगे, आपको प्रेशर करेंगे, पैसा दो पैसा दो। तो शुरू में तो बहुत इजी मनी मिल जा रही है, बहुत सस्ता लोन मिल जा रहा है, तो लोगों को लगता है कि हाँ मेरा काम हो गया। इस तरह से जो शहर है वो गांव को बाजार मानता है और वहाँ जाके सस्ते लोन देता है, उनकी सस्ती ज़मीनें खरीदता है, उनकी सस्ती सब्जियां खरीदता है, सस्ते अनाज खरीदता है, और उनके बीमार लोगों को ले आके अपने यहाँ महंगा इलाज करके उनको लाश में बदलता है, और उनके बच्चों को, गांव के बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकाल करके खटारा और बेहूदे प्राइवेट स्कूलों में ले आता है जहां वो लूटे जाते हैं। तो मुझे यही कहना है कि गांव में जो कुछ लोग सचेत हों, वो लोग समझें कि हमें जाति और धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा और हमें एकजुट होकर सोचना पड़ेगा कि हमारा गांव है, हमारी ज़मीन हमारी माँ है, हमारी ज़मीन हमारी बेटा बेटी है, हमको ये पोषण देती है, हमको यहीं रहना है। गांव में औषधि पौधे लगाएं, गांव में अच्छे फल की पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं, वृक्षों को काट काट के वहाँ अपार्टमेंट ना बनाने दें। अभी साल भर पहले मैंने 20 रुपए का इतना बड़ा आम खरीदा है, हरा सा। अभी बीच में नींबू आप देखिए 15-15 रुपए का एक मिल रहा था। गांव में जाइए 2500 नींबू 50 नींबू एक पेड़ पे पड़े हुए हैं। तो गांव का जो सुख है, प्रकृति जितना सुख देती है, हमारा समाज उतना ही भयानक गांव में भी है। गांव में ज़मीनों का असमान वितरण है, कुछ ऊंची जातियों के लोग हैं जिनके पास खूब सारी ज़मीनें हैं, और कुछ जातियां ऐसी हैं जिनके पास एक रहने के लिए ज़मीनें नहीं हैं। तो खैर वो तो अलग मसला है, लैंड रिफॉर्म का और चीज़ें, वो तो संभव नहीं है। अब आज़ादी के बाद तो पता नहीं कैसी आज़ादी आई कि ज़मीनें किसी के पास ज़्यादा रहीं, किसी के पास कम रहीं, गरीब गरीब ही रहे, अमीर अमीर ही रहे। जो लोग आज़ादी के नियंता थे उन्होंने किस तरह की आज़ादी ले आई मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी गाँव में भूमिहीनों का और भूमिहीन मजदूरों का एक बहुत बड़ा, लैंडलेस लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम खड़ा है, जिन्हें रोजी रोटी के लिए नरेगा में काम करना पड़ता है और गवर्नमेंट के राशन पर निर्भर रहना पड़ता है। ये जो भूखी जनता है, ये जो गरीब जनता है, जिसे हम कमज़ोर बनाए हैं, कमज़ोर है नहीं वो, आबादी पे कोई नियंत्रण नहीं है। आप गांव की जनता में इतनी ज़्यादा जातिगत विद्वेष है, इतना ज़्यादा उनके बीच मुकदमे हैं, जिस मुकदमों का फ़ायदा वकील चूसता है। शहर के वकील गांव के मुकदमों पे की फफूदी पे जीते हैं। मेरे सामने की घटना है, एक औरत गांव से आई थी और मुझे लगता है 40-40 हज़ार रुपये उसने वकील को दिया। लोगों ने मुकदमे लड़ते लड़ते अपनी ज़मीनें ख़त्म कर गए। मेरे यहाँ एक घटना है, वकील जो है मुकदमा लड़ते लड़ते उसकी आधी ज़मीन खुद ही लिखवा लिया। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं ना कि हम सीए है, वकील है, डॉक्टर है, ये शहर की ज़रूरतें गांव तक पहुंच करके एक बीमारी बन गई हैं, और शिक्षा भी एक प्रदूषण हो गई है। तो मुझे ये कहना है कि गांव में कुछ लोगों को एकजुट होकर के रहना पड़ेगा। अपनी ज़मीनें कौड़ी के भाव किसी को बेचनी नहीं पड़ेंगी, पहले तो बेचनी ही नहीं पड़ेंगी। हम किस लिए खर्चा करते हैं? बेटे की शादी के लिए। अबे शादी आप 5,000 रुपये में कर लीजिए। 5,000 रुपये से ज़्यादा खर्च करना किसी की शादी में वो क्राइम है। दुनिया भर के लोगों के झुंड को आप बुलाते हैं, और जितना पैसा आप लोगों को खिलाने पिलाने में लगा रहे हैं, उतना पैसा आप दुल्हन के नाम इंश्योरेंस कर दीजिए। 100 में 90 औरतें या 10 औरतें, 90 तो जिंदा रहती है, 10 औरतें 2-4 साल के अंदर मर जाती हैं शादी के बाद। उनका खराब स्वास्थ्य होता है। हमारे यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रथा है शादी की, और जो हमारे यहाँ व्यवस्था है, वो ऐसी है कि हम जितना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, जितना ज़्यादा दिखाते हैं लोगों को, फला मेरे पड़ोसी ने इतने लोगों को खिलाया, इतना दहेज दिया तो मैं भी इतना दूंगा, जिस कुचक्र में हम जकड़े हुए हैं उससे मुक्त होने की ज़रूरत है। तो मैंने तो यही कहा है, मैंने अपनी घर की दीवारों के बाहर लिखवा दिया है कि जो भी आदमी जाति और धर्म में भरोसा करता हो वह मेरे घर में प्रवेश ना करे। और हम सीबीएसई और आईसीएसई की शिक्षा में कोई भरोसा नहीं रखते हैं, और ना ही इसे हम शिक्षा मानते हैं। शिक्षा वह होनी चाहिए जो सिर्फ रोजगार ना दे। खैर शिक्षा रोजगार भी नहीं देती है, जीवन जीना क्या सिखाएगी।
किसी ज़माने में 20-25 साल पहले इन्होंने सिलेबस डिसाइड किया, आज भी वही पढ़ा रहे हैं। तो इनके पास कोई नहीं है कि हाँ हम कुछ नई चीज़ें पढ़ा सकें, नई चीज़ें सिखा सकें। इनके पास ना शिक्षक है, ना इनके पास कोई तंत्र है। गांव के लोगों को, जो आप सुने होंगे बाबा धर्मपाल की किताबें, कि अपना एक इंडिजिनस सिस्टम होना चाहिए। इंडिया में था, आज हम मैकाले को गालियाँ देते हैं, लेकिन आज हम प्राइवेट स्कूल के लोगों को पैरों को जूते चाटते हैं ये गार्जियंस कि हमारे बेटे का एडमिशन ले लीजिए। हम मैकाले को गालियाँ देंगे, लेकिन किसी स्कूल के मालिक को इज्जत देंगे। मैं किसी भी स्कूल के किसी मालिक को कोई भी इज्जत नहीं देता हूँ, क्योंकि टोटल ये लोग सर्टिफिकेट बांटने के कारखाने हैं। ये सीबीएसई के दलाल हैं, सीबीएसई के एजेंट्स हैं जो कि सर्टिफिकेट्स बांटते हैं। सिर्फ वो एजेंसीज हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि शिक्षा होनी चाहिए देशी। गांव में आप अच्छा प्लेग्राउंड बनाइए, आपके पास समाज की ज़मीन है, ग्राम समाज की, आप वहाँ पे अच्छा प्लेग्राउंड बनाइए। गांव के युवकों को बाहर जा करके इंजीनियरिंग कॉलेज में लूटने से बचाइए, जो उसके योग्य नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सिंपल गुड़ा भाग नहीं कर पाते और आईआईटी और नीट की कोचिंगों में भरे पड़े हैं। तो मेरा ये कहना है कि उन्हें वोकेशनल कोर्सेज सिखाइए, उन्हें आईटीआई, उन्हें पॉलिटेक्निक, उन्हें कुछ प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारे आजकल चीज़ें हैं, वो सिखाइए उनको, वो करिए। तो गांव की पूरी चीज़ को, पूरी प्रोसेस को बदलने की ज़रूरत है। वहाँ अपने प्लेग्राउंड्स हों, वहाँ अपना स्कूलिंग का एक सिस्टम हो, ताकि हमारे बच्चे बाहर ना जाएं। अगर किसी किसान पे कोई आफत आती है तो सारे लोग मिल करके उसकी मदद करें, ऐसा कोई ग्रुप बनाया जाए, सारे किसानों का इंश्योरेंस हो। हम देसी बीजों का इस्तेमाल करें या उन्नत बीजों का इस्तेमाल करें। हम खाने में जहर ना डालें, हम यूरिया ना डालें। आखिर क्या करें हम? यूरिया खा खा करके, यूरिया, नमक और चीनी, ये तीनों चीज़ सफ़ेद जहर कही जाती है, और ये खा खा करके हम मर रहे हैं और अस्पताल में आके लूट रहे हैं। तो ठीक है, पैदावार हम थोड़ा कम करेंगे, लेकिन हम कुछ ऐसा करें कि देसी खाद को यूज़ करें, गाय भैंस पालें, गाय भैंसों के गोबर को उस पर यूज़ करें, देसी खाएं, स्वस्थ खाएं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ ना करें। तो शायद हमको सब्जियां और फल और अनाज खाद रहित और विष रहित मिलेगा, तो बीमार भी कम होंगे। एक आंकड़ा मैं भी पढ़ रहा था कि कितने लाख लोगों की मौतें तो लास्ट ईयर कैंसर से हुई है भारत में। कैंसर कोई हवा में पैदा नहीं हो जाता है, सिर्फ हवा में पैदा नहीं होता, वो लंग कैंसर भी होता है, लेकिन वो हमारे खाने से, हमारे पानी से घुसता है हमारे शरीर के अंदर। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें अपने प्लेग्राउंड्स होने चाहिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, एक यूट्यूब का एक ऐसी जगह हो जहाँ कि हम लोग यूट्यूब पे चीज़ें देख सकें, अच्छे टीचर्स को दिखा सकें, अपने बच्चों को अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज दिखा सकें, उन्हें ठीक तरीके से एजुकेट करें, उन्हें सीबीएसई के तरीके से एजुकेट ना करें, उन्हें ठीक तरीके से शिक्षित करें। तीसरी चीज़, किसी भी शादी में किसी को बुलाना भी क्राइम है और किसी के यहाँ जाना भी क्राइम है। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं हैं, दूल्हे दुल्हन अच्छे से रहे। अगर कभी हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम चले जाएंगे, जितनी हमारी क्षमता होगी हम उनकी मदद कर देंगे। लेकिन वो पैसा जो हम शो ऑफ पे खर्च करते हैं, जो हम इन चीज़ों में खर्च करते हैं, उस पैसे को हमें दुल्हन के नाम करना चाहिए। साल भर बाद, 2 साल बाद उसके बच्चे पैदा होंगे, बच्चा होगा, उस बच्चे की अपनी ज़रूरतें होंगी, गरीबी होगी, उस गरीबी में ये पैसा उसके काम आएगा। लेकिन ये बातें किसी को समझ में नहीं आती हैं। ये डीजे बनाना बजाना, ये डीजे वालों का अलग कारोबार है, ये बदतमीज़ी भरे गाने, ये पंचायत लगता है सोई हुई है। गांव के लोग जो दारू पी करके और मुर्गा खा करके अपना प्रधान चुनते हैं और पैसे लेकर के, वो निहायत रद्दी किस्म के अपना नेतृत्व चुनते हैं। अच्छा नेतृत्व चाहिए गांव के युवाओं को, ये जो कि उस योग्य ना हो आईटी नीट के योग्य। आईटी नीट में जाने के लिए योग्यता बहुत बड़ी नहीं चाहिए, रटने की योग्यता होनी चाहिए। उतनी अगर किसी के पास नहीं है, बिल्कुल गांव में रहिए, अपने गांव को बेहतर बनाइए। हिवरे बाजार एक गांव है आपका, अहमदनगर एक ज़िला है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे 2 गांव देखने लायक है। एक हिवरे बाजार जिसके सरपंच है पोपटराव पवार, और दूसरा ये अन्ना हजारे का गांव। वहाँ पे गांव की पंचायत ने गांव को इतना सुंदर बनाया है, तय किया है कि 8 बजे के बाद हम मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे, 18 साल के पहले बच्चों को हम मोबाइल फ़ोन का एक्सपोजर नहीं देंगे, उन्हें एक लिमिटेड टाइम में फ़ोन देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल टॉक्सिंग है ना, डिजिटल टॉक्सिकेशन है, वो गांव में भी एक समय सीमा में बंध गया है। तो ऐसा कोई बाजार जो चुनौतियां ले जा रहा है, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन की चुनौती हो, चाहे तथाकथित विकास की चुनौती हो, ये विकास कहीं से भी गांव के लिए विकास नहीं है, गांव के लिए टोटल विनाश है। लोग अपने परिवारों को तोड़ करके शहरों में आके अकेले पागलों की तरह घूम रहे हैं। ना उनके पास पैसा है, ना समझ है, ना कोई संबंध है। गांव के समाज को तोड़ करके इन्होंने भीड़ में बदल दिया है। हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन हुआ है, हर आदमी को एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने खड़ा कर दिया है।
तो मैं यही कहूंगा कि फिर से हम उस समाज को पुनर्जीवित करें, फिर से हम उस प्रकृति को पुनर्जीवित करें। शहर के दलालों को और शहर के बिल्डर्स को और ये कॉलोनाइजर्स को और इन माफियाओं को, लैंड माफियाओं को हम ना घुसने दें। हम अपनी जमीन को सुरक्षित करें, हम अपने बच्चों को सुरक्षित करें, हम अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित करें, हम अपने नेतृत्व जो गांव का पंचायत है उसको सुरक्षित करें। ये सब करना है। मेरी वैन जो जाती है गांव गांव, वो बहुत सारे काम करती है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है। अगर उनका हीमोग्लोबिन एक खास मात्रा से नीचे है, उनको बता दिया जाता है कि भाई ये सिचुएशन अलार्मिंग है। और खूब सारी किताबें हम ले जाते हैं बच्चों के लिए, और बच्चों का एक ग्रुप बनाते हैं, बच्चों का डेट ऑफ बर्थ नोट करते हैं, और बच्चों को 50 गाँव के बच्चों को आपस में जोड़ने का एक सपना है। ये तुरंत तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, लेकिन 5-10 साल में बहुत खूबसूरत तस्वीर निकलेगी, जहाँ जाकर के ज़मीन के दलाल अपने को बेकार पाएंगे, जहाँ प्राइवेट स्कूल का बाजार अपने आप को बेकार पाएगा, जहाँ वकील, सीए, डॉक्टर, इनके कोई भी लंद फंद, कोई भी चौके छक्के, कोई भी छल कपट, छल छिद्रम कुछ भी नहीं चलेगा। गांव का आदमी इतना समझदार हो सकेगा कि वो जानेगा कि ये क्या कह रहे हैं। चाहे नेता हो, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे वकील हो, चाहे सीए हो, चाहे डॉक्टर हो, कोई भी हो, वो क्या बोल रहा है ये बात गाँव के लोगों को समझ में आएगी कि इसकी निगाह हमारे सस्ती चीज़ों पर है, हमारी ज़मीनों पे है, इसकी निगाह हमारी सब्जियों पे है, इसकी निगाह हमारे फलों पे है, हमारे अनाज पे है। तो कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को, अपनी शिक्षा को अपने नियंत्रण में लेना होगा। इन सरकार के और इन बाजार के हाथों में नहीं छोड़ना पड़ेगा, या सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाना पड़ेगा। हम जहाँ पंचायत को अच्छा बनाएंगे, हमारी पंचायत निर्णय लेगी हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारे स्कूलों में कौन सी किताबें होंगी। हमारे पंचायत में हज़ारों किताबें रखनी चाहिए। एक लिस्ट बनाई हम लोगों ने कि ये 200-300 किताबें तो आपके हर गाँव में होनी ही चाहिए। अब जब किताबों की संस्कृति खत्म हो जाएगी तो सिर्फ मोबाइल की संस्कृति बचेगी। तो मुझे यही सब बातें कहनी है कि स्वास्थ्य और शिक्षा को अपने हाथ में रखें। दूसरी चीज़ कि गांव में एक लाइब्रेरी बनाएं। तीसरी चीज़, शहर में से जो भी आता है दलाल, बिल्डर, कॉलोनाइजर, उनको तुरंत ताला बंद कर दे, भैया आप यहाँ से जाइए, आपके लिए दरवाजे बंद हैं, हम कोई ज़मीनें नहीं बेचेंगे। चौथी चीज़, बच्चों को शहर में भेज करके पैसा न लुटाएं अपना। अगर वो योग्य है तो ही भेजें, योग्य नहीं है, उस योग्य की वो जा करके कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है और आपने जाके किसी कंपनीज में एडमिशन करा दिया। ये कंपनीज तो लूटने के लिए बैठी ही हुई हैं। वो आपको सपना दिखाती हैं, जब आप सपना देख रहे होते हैं तो आपकी जेब में डाका डाल रही होती है। तो ये कुछ बातें हैं जो सच है, जो आपसे कोई नहीं कहेगा। आशीष कोठारी ने एक किताब लिखी है, पृथ्वी मंथन। वो किताब बहुत सारा सच बयां करती है, तो मेरी लाइब्रेरी में है। तो मैं यही चाहूँगा कि लाइब्रेरी गाँव-गाँव तक जाए, हर गाँव में एक पंचायत की अपनी एक लाइब्रेरी हो, हर गांव में पता हो कि फलां बीमार हुए हैं तो उन्हें कहाँ जाना है। अभी बीमार होता है तो अकेले जाकर के वो शहर में परेशान होता है। गांव को भीड़ से समाज में बदलना पड़ेगा। गांव टोटल भीड़ में बदल चुका है, गांव को समाज में बदलना पड़ेगा। हमें जातिगत डिफरेंसेस हटाने पड़ेंगे। ठीक है, हम कोर पे नहीं जा सकते कि हम बिल्कुल मनुष्य हो जाएं। सरकार खुद ही नहीं मानेगी कि आप मनुष्य हैं। अभी तक पूरे इंडिया में सिर्फ एक लेडी है जिसने नो कास्ट नो रिलीजन का सर्टिफिकेट पाया है। सरकार तो खुद ही चाहती है आप जातियों में बटे रहें ताकि उसे वोट मिलता रहे और वोट बैंक का काम करता रहे। तो इस तरह के नेताओं के बीच हम हैं। हमारा नेतृत्व चाहे दिल्ली से हो चाहे गांव का हो, गांव से लेकर दिल्ली तक पूरा नेतृत्व जातिगत व्यवस्था पर आधारित है। हमें सजग होना पड़ेगा। वर्तमान सरकार हो कि भावी सरकार हो, सारी सरकारों का यही काम है कि वो हमें उन्हीं बुराइयों में जीने दे जिसमें हम जीते हैं। गांव-गांव में, शहर के गांव-गांव में दारू के ठीके खुलवा दिए। अभी मैं सुन रहा था कि 3-4 दारू के ठीके कोई एमएलए हैं, कोई विधायक जी हैं, उनके नाम से है। ये कैसे एमएलए हैं, कैसे नेता हैं जो जनता को दारू पिलाने का काम करते हैं। और इवन मैं बीच में इलेक्शन की लड़ने की सोच रहा था तो हम लोगों ने संविधान में चीज़ देखी कि लिखा हुआ है कि दारू बनवाने का, दारू बिकवाने का, उसके वितरण का पूरी जिम्मेदारी विधायक की है। अब देश की जनता, कोरोना के समय आपने देखा ही सारा रेवेन्यू, लोग मर रहे हैं लेकिन ये दारू बेच रहे हैं और उससे रेवेन्यू पा रहे हैं। तो क्या है इन चीज़ों का हल, मुझे भी बहुत समझ में नहीं आता। मैं थोड़ा प्रयास ज़रूर कर रहा हूँ। मुझे तकलीफ़ होती है जब किसी महिला की शादी हो रही है और वो 2 साल बाद, साल भर बाद बच्चे को पैदा करते हुए मर जाती है। बच्चा बच जाता है और महिला मर जाती है, वो भी डॉक्टर की गलती से। तो बीएचयू जैसे हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रहा हूँ। गाँव में तो हालत और ख़राब है। तो इसलिए ज़मीनों को ना बेचें। बच्चे को इन खटारा प्राइवेट स्कूलों में भेजने की बजाय अपने गांव के सरकारी स्कूल को ठीक रखें। अपने ज़मीनों में फल लगाएं, सब्जियां लगाएं, अनाज लगाएं, औषधीय पौधे लगाएं। अपने को जागरूक बनाएं। बिना खाद की, बिना पेस्टिसाइड की चीज़ों को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं वो सीखें।
ज़्यादा पैदावार के चक्कर में हम जहर खाएं, ये भी उचित नहीं है, और कम पैदावार के चक्कर में हम भूखे मर जाएं, वो भी उचित नहीं है। क्या बीच का रास्ता होगा, उसको देखें। अपनी पंचायत को सशक्त करें, अपने गांव की राजनीति में हम भागीदारी करें, अपने गांव की ज़मीनों को बचाएं, अपने गांव के बच्चों को मोबाइल से और शहर के इन कारोबारियों से बचाएं, और सीए, वकील, डॉक्टर और धर्मगुरु, नेता, इन सब से बचने की कोशिश करें। तो यही मेरा एक छोटा सा संदेश है। इसी को लेके मैं गांव जाता हूं, और उम्मीद है कि हम लोग आने वाले 2-4 साल में एक बहुत बड़ा कैंपस कहीं खोल सकेंगे, जहां शिक्षा बिल्कुल ही बिना पैसे के होगी, जहां हम 2-4 लाख किताबों की लाइब्रेरी जनरेट कर सकें, जहां बच्चों को हम सब्जियां उगाने सिखाएं, जहां हम बच्चों को रोबोटिक्स भी सिखा सकें, जहां बच्चों को दर्शन शास्त्र, इतिहास, साहित्य, विज्ञान सिखा सकें। हम लोग 60 किताबें छापने की योजना भी बना रहे हैं जो विज्ञान पे है, वो विज्ञान जो एनसीईआरटी वाला विज्ञान नहीं है, वो विज्ञान जो सीबीएसई और आईटी पीएमटी वाला विज्ञान नहीं है, जो थोड़ा बेहतर विज्ञान है, जिससे बच्चे थोड़े समझदार बन सकते हैं। आईटी, नीट और ये एनसीईआरटी किताबें पढ़ने से लोग समझदार नहीं बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ रटते हैं। ये बहुत सटीक बातें थी जो मैंने कही। और गांव में हम छोटे छोटे फंक्शंस जो हमारी हैं, शादियां हैं, गांव में बर्थडे है, और इन सब पे फिजूल खर्ची करके हम एक क्रिमिनल बनने का काम कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, जो भी बात और सुझाव हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं गांव के बीच जीता हूं, गांव में रहता हूं, लोगों की परेशानियों को देखता हूं, और गांव में बहुत तमाम परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी गांव के लोग ज़्यादा संख्या में उतने हिंसक नहीं हैं और उतने ज़्यादा भोले भाले भी नहीं हैं। गांव के लोग भी वैसे ही हैं जैसे शहर के लोग, लेकिन व्यवस्था जो गांव की है वो ज़्यादा सुंदर बनाई जा सकती है। और शहर के लोग तो एक दूसरे को लूट ही रहे हैं। कैसे हम दूसरे की ज़मीन हथिया लें, कैसे हम दूसरे का पैसा हथिया लें, किसका गलत इंश्योरेंस करा दें, किसके बच्चे को गलत पढ़ा दें, कैसे गलत एडमिशन करा दें। कॉमर्स वाले बच्चों को ले जाके बीटेक में एडमिशन करा देते हैं दलाल। मैं तो शिक्षा की इंडस्ट्री में रहा हूँ, इसका सारा छल छिद्रम जानता हूँ। तो छुपा तो कुछ है नहीं। अब हेल्थ इंडस्ट्री चाहे गड़बड़ दवाइयों का हो, 2-2 रुपए की दवाइयाँ 200-200 रुपए में बेची जाती हैं। वो दवाइयाँ जिनको कोई ज़रूरत नहीं होती, उन दवाइयों को हम खाते रहते हैं। तो डॉक्टर्स का अपना एक मकर जाल है, डॉक्टर, वकील, सीए, इन सब का अपना एक मकर जाल है। चारों ओर सजे हुए इस बाजार से सजग रहिए, गांव को बेहतर बनाइए, गांव की राजनीति में भागीदारी करिए, और अपने बच्चों को मोबाइल से और इन शहर के कारोबारियों से बचाइए। गांव में खाद रहित और पेस्टिसाइड रहित फल, सब्जियां, औषधीय चीज़ें और अनाज उगाइए, और अपने गांव को सेल्फ सस्टेनेबल बनाइए। और हिवरे बाजार से और पोपटराव पवार से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।